सर सबसे पहले जितने भी क्रांतिकारी आपके साथ जुड़े हुए हैं कानपुर वाले क्रांतिकारी की पूरी कम्युनिटी में, सबसे पहले पूरी अनटोल्ड लाइफ स्टोरी की तरफ से उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। सेवा ऐसा करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ से ना मालूम पड़े। लेकिन कि एक बहुत ही अच्छे वाले के साथ ये पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, और बहुत ही ज्यादा बुरे टर्म्स नहीं है, सॉरी टू से। और जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उनका तो उस क्षण भर का फायदा होता है। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान का ही भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। एंड मैं आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा उसके लिए। क्रिकेट प्लेयर होता है, अगर वो बैटिंग करता है और एक बार आउट हो जाता है तो क्रिकेट खेलना थोड़ा ना छोड़ देता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमको जानते हैं, मैं हूं सूर्यान फ्रॉम दी अनटोल्ड लाइफ स्टोरी। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं। जब मैंने उनसे अपनी पॉडकास्ट से पहले थोड़ी देर बातचीत की तो उनके जो विचार हैं वो जान के बहुत एक अजीब सी संतुष्टि मिली। मुझे लगा कि इस तरह के लोग आज के समाज में काम प्रयत्नशील हैं आज के समाज में बदलाव लाने के लिए। आशीष मिश्रा सर, जिनका आज हम लोग पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं, मैं उनके बारे में एक छोटे सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि तो ऑब्वियसली जैसा कि आप सब लोग सोचेंगे, क्रांतिकारी सब सुनते ही मेरे दिमाग में आता है वो लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद दिलाने में मदद की, या फिर वो लोग जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में उस समय पे मदद कर रहे थे, वो क्रांतिकारी होंगे। बट अकॉर्डिंग टू आशीष जी ने जो हमको बताया कि उनकी नज़र में क्रांतिकारी इस देश का वो हर एक इंसान है जो कि अपना 100% या फिर अपने समय में से, अपने पूरे दिनचर्या के समय में से कुछ समय इस देश के लोगों को भलाई करने में, कोई एक अच्छा काम करने में देता है, वो उनकी नज़र में क्रांतिकारी है। जो सैनिक इस देश के सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं वो क्रांतिकारी हैं। नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको ये और आपकी टीम को कि आपने हमें काबिल समझा कि यहाँ पे आपने बुलाया। और अगर हमारे परिचय की बात करी जाए तो आशीष मिश्रा मेरा नाम है। इसी बात हमारा स्वरूप नगर में है, इवेंट का काम करता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट का। कल्याणपुर में एक छोटा सा ऑफिस है, एक छोटा सा क्रांतिकारी अड्डा है जिसमें लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, और एक कानपुर वाले क्रांतिकारी नाम का संगठन भी हम लोग चलाते हैं जिसको लगभग 11वां साल चल रहा है। जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा, मैंने पहले आप थैंक बोलते, इतना अच्छे माहौल में आप लोग इतना अच्छा कार्य करने का आपने पहल कर जी, ये बहुत अच्छी। जी सर, हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। मेरा जब मैं आपसे बात कर रहा था मुझे बहुत ही इच्छा हुई आपसे जानने की। कानपुर के क्रांतिकारी आपकी पूरी कम्युनिटी बनी हुई है लोगों की, तो सर ये सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने आपका इवेंट का बिजनेस भी है, तो ये सब चीज़ें करने की आपकी प्रेरणाएं कहाँ से आई थी? देखिए, जैसा कि मतलब कानपुर को माना जाता है कि क्रांतिकारियों का ही है शहर। यहाँ पे बहुत से क्रांतिकारी आए, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया, बहुत से ऐसे कांड भी किए यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं। तो ये तो यहाँ के खून में है कानपुर के, कि यहाँ पे जो भी आदमी होता है तो मुझे अलग करने की अपने माइंड में रखता है। क्या अगर मतलब चाइल्डहुड से बात करी जाए तो मैं एक क्रिकेट प्लेयर रहा। शुरुआत में क्रिकेट खेला, अच्छा खेला, बुरा खेला, जो भी खेला, अपना मतलब परफॉर्मेंस देने को मैंने हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि अपना बेस्ट करके देना है। कहीं पे भी जिसमें भी आपका हो इंटेंशन, आपको अच्छा करना है, क्योंकि नंबर 1 ही होता है पोजीशन। नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मुझको बिलीव नहीं, भले आप 10वीं रैंक में आए तो पहले क्रिकेट खेला, स्टडी करी, जैसे ऑब्वियस होता है। जॉब के लिए कभी मैंने आज तक मानोगे नहीं, मैंने कहीं पे इंटरव्यू ही नहीं दिया, जबकि मतलब होता है कि इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, एक भी जगह मैंने 1-2 महीने काम किया, वो भी विदाउट इंटरव्यू के थे, तो उसने बोल दिया और यहाँ पे पार्ट टाइम सर्वे का काम करते हैं। तो यही अपनी लाइफ रही। क्रिकेट छूटा किसी रीजन से, फिर हम लोग एक भैया हैं हमारे, मतलब हमारे दोस्त के भाई भैया अमित भैया, उनके साथ हम लोगों ने कुछ मेडिकल कैंपेन का गूगल में आए, वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए, अच्छा किया, कानपुर किया, झांसी किया, देहरादून किया। ऐसे अपनी लाइफ आगे जा रही थी, स्टडी भी चल रही थी। फिर उसके बाद किसी रीजन से वो मतलब हम लोगों ने कैंपेन छोड़ दिया, वो भी अलग हो गए हम लोग सब लोग। अब बात करते हैं अगर कानपुर वाले क्रांतिकारी की, तो जैसे कि
एक यूथ होता है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, था और हूँ अभी। लेकिन एक एज के बाद एक चीज़ के बाद आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है, किसी को 10 साल में होता है, किसी को 15 में, किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में। तो आज से लगभग 12 साल पहले, क्योंकि हम लोगों ने मूवमेंट जो होते हैं लगभग 20-25 सालों में होते हैं, जो हमें पॉलिटिकल मूवमेंट देखे या सोशल मूवमेंट देखे, क्योंकि एक यूथ जब निकल जाता है उसके बाद ही मूवमेंट होते हैं। हम लोग से तरह के अन्ना मूवमेंट हम लोग से सामने हुआ, हम लोग को अपने धर्म पे थे, यूथ थे, जो हम लोग को लगा तो वहाँ मोती जी ने कहा था। अन्ना मूवमेंट में आपने भी पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब अन्ना मूवमेंट क्या, वो तो पहले एकदम से वो बूम हुआ था। तो मोदी जी जो निकल रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, कैंडी लोग वहाँ पे देशभक्ति के गाने चल रहे थे। वो जो देशभक्ति के गाने थे वो अपने को क्रांतिकारी विचारधारा कहीं ना कहीं सही है, ऊपर से उड़ाई बढ़ रही। तो मैंने गाड़ी अपनी बाइक वहीं पे रोकी और नदी खड़ा हो गया। तो उन्होंने भी कैंडी मुझे पकड़ा दो, कैंडी मैंने लगा चलो नदी वॉक करता हूँ, फिर मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा मूवमेंट चल रहा है। फिर वो न्यूज़ चैनल की हेडलाइन हो गया, फिर हम दिल्ली जाने लगे, वहाँ पे डेली हम लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। चीजें समझ में आने लगी कि हाँ ये भी आपकी जिम्मेदारी है जी, सामाजिक जिम्मेदारी भी। उस दिन मुझे लगा कि भाई सामाजिक जिम्मेदारी भी इंसान का एक पहलू है। आप घर भी सोच रहे हो, परिवार सोच रहे हो, अपने भी सोच रहे हो, इंसान से हट नहीं सकता। हाँ, अब मतलब वो भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज की डेट में तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति के लिए भी, जो आप जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ से आपको देना है। चाहे आपका धर्म हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपकी प्रकृति हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे आपका स्कूल हो, जहाँ से आपको, हाँ जहाँ से आपने लिया आपको लेके जाना है। आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही आपको जाना है। आपको कुछ मिला है, आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से अपनी जर्नी ये कानपुर वाले क्रांतिकारी की स्टार्ट होती है। आंदोलन में हम लोग लगे, IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी एक कोर कमेटी थी कानपुर में, मैं 5 लोगों में मैं भी था कोर कमेटी में। और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा मूवमेंट था। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने, अभी नाम लेने पे आऊँगा तो मैं शायद बहुतों के नाम ना ले पाऊँ, तो पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और अभी भी हैं, उनसे मिले हैं। तो फिर फाइनली ये हुआ डिसाइड कि इस आंदोलन के जो अंदर से निकला कि एक पार्टी बनेगी। तो हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल हमने वो सोच थे नहीं, उनका पार्टी बनाने का वहाँ पे हुआ कि आंदोलन के बाद पार्टी बनेगी। तो हम लोगों ने IAC कोर कमेटी ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ से हम लोगों ने उस मूवमेंट को छोड़ दिया। तो सही है, आपकी पूरी बैक स्टोरी रही। और इसके बाद जो आपने कानपुर वाले क्रांतिकारी और क्रांतिकारी अड्डा शुरू किया था, जिसमें कानपुर की और देश भर की जनता से आपको बड़ा प्यार मिला सर, तो इसको शुरुआत करने के कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में बताइए सर। जब हमारा डिसीजन हो गया कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहे हैं, तो फिर ये हुआ क्या किया जाए, अब क्या, क्योंकि भाई वो चरस तो हम लोग के अंदर चली गई थी युवाओं के 1-1.5 साल के आंदोलन में। सब चीजें बुलाई और टीम भी बहुत अच्छी थी, जो कि हमारी भी आइडियोलॉजी के थे, जो अच्छा करना चाहते थे। बहुतों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसमें लगे थे। तो फिर मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठूंगा, हमारे ऑफिस के कलीग लोगों का बहुत सपोर्ट था। मैं इस बात को बीच में बोलूंगा क्योंकि भाई वो बैक हैंड में वो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने किसी मेरे काम में कभी ये नहीं बोला कि आप ऑफिस छोड़ के ये सब क्यों करने लगे, क्योंकि होता ऑफिस में क्या है, केवल हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू फोकस इन बिजनेस, ना उस पर काम करिए, बाकी सब नहीं। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी था कि भाई क्या किया जाए, सबको अंदर कुछ ना कुछ आ गया था। तो पहले ये हुआ कि भाई उस समय फेसबुक बहुत पॉपुलर था जी, आज से लगभग 11 साल पहले। ये सब आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट नहीं था। तो उन्होंने कहा इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा, उसमें पेजेस बन रहे थे। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज हुआ था मूवमेंट में। तो सोशल मीडिया का मालूम था जिससे बहुत ज़्यादा आपको यूथ को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले ये हुआ क्या नाम किया जाए। तो मुझे जो एक वही होता है ना कि जैसे बचपन से वो जो गाना देशभक्ति वाला वो चीज़ें वो, तो वो क्रांतिकारी शब्द तो मेरे कान में बार बार अटैच होता था कि भाई हाँ कुछ ऐसा ही है। तो हमने कहा भाई अब बाहर तो जाना नहीं होगी, भैया दूध का जला छाछ भी के पीता जी ना। तो अब तो लगता था कि ये सब क्या हो गया, क्या सपने देखे थे 164 लोग को जेल में भेजेंगे, यहाँ तो पार्टियां बनने लगी। हम लोगों ने कानपुर, क्योंकि कानपुर में हम लोग को रखे काम करना था वाले मीन्स, हम लोगों ने ऐसा किया कि अब कोई भी जो मूवमेंट होगा वो एक व्यक्ति पे अटैच नहीं होगा। कानपुर वाले क्रांतिकारी मीन्स
कानपुर के जितने भी लोग हैं वो क्रांतिकारी होंगे। हाँ। ये नाम ऐसे डिसाइड हुआ, जी। इस नाम से पेज बना और इसका केवल एक ही मोटो था कि भाई सभी क्रांतिकारी हैं। मैं कहना चाहूंगा तो ये नाम काफी यूनिक और अच्छा है सर। जी। जी। तो उसका पर्पस केवल ये था कि भाई आप अपने अंदर उस चीज को इनबिल्ट कीजिए कि आप कॉन्फिडेंस से बोल पाए भैया हम कानपुर वाले क्रांतिकारी हैं। जी। यहाँ किसी का नाम नहीं है कि फलाने जी हैं, आरती गुप्ता जी हैं, जी। या फलाने जी हैं, ढिमकाने जी जी। हैं। हम कानपुर वाले हैं और हमारे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी आप तब बोल पाएंगे जब, क्योंकि क्रांतिकारियों का सम्मान मुझे लगता है आज भी लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा है। जी। जब क्रांतिकारियों की बात होती है तो लोग उसे खड़े हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आजादी किसने दिलाई, कैसे दिलाई, क्यों दिलाई, लेकिन इतना मैं जानता हूँ 110% कि क्रांतिकारियों के लिए सम्मान लोगों के दिल में है और उनके नाम से आदमी को जी। वो फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा करें। तो मुझे ऐसा लगा कि ये नाम से लोग जागृत होंगे, कुछ बेहतर करने के लिए आएंगे। पेज बनाया हमने, पेज में शुरुआत में 10, 15, 20, 50 लोग फॉलोअर्स हुए। जी। एक्टिविटी बहुत करी हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज करी हैं। हम लोगों ने क्रांतिकारियों के सम्मान में बहुत कार्यक्रम कानपुर में किए। उनकी जन्म तिथि पे, उनकी पुण्यतिथि पे हम लोगों ने कार्यक्रम किए। हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं होती, कम होती है। जी। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्या किया जाए, जैसे कि तो मैंने फिर क्रांतिकारियों के सम्मान में एक कैलेंडर भी हम लोगों ने कानपुर वाले क्रांतिकारी डेवलप किया, जो कि कानपुर के जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठान थे जहाँ पे लगाया जा सकता था, जहाँ पे देख के लोगों को क्रांतिकारियों के बारे में जाने और उनके अंदर का जो वो क्रांतिकारी स्वरूप है वो बाहर आया। उन्हें भी प्रेरणा थे कि भाई हम भी हैं कानपुर वाले क्रांतिकारी। तो ये एक विचार था जो कि मैं चाहता था कि कानपुर में हर जगह फैले और लोगों के मन में एक क्रांतिकारी सोच है। क्रांतिकारी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अब कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि हम लोग फिर से गुलाम होने वाले हैं, या कभी ऐसा नहीं होने वाला कि हम लोग को क्रांतिकारी करके आज़ादी लेनी पड़ेगी। लेकिन क्रांतिकारी मेरे हिसाब से आज की डेट में वो व्यक्ति हैं जो कि हमारे और आपके लिए रात भर सरहदों में जागते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आपको मालूम भी नहीं होता कितने जवान हमारे शहीद हो गए और सारे आदमी उनको अदर वे में लेता हो, लेकिन मैं तो उनको भी एक क्रांतिकारी मानता हूँ कि हमारे लिए वो जान दे रहे हैं, हमारे और आपकी रक्षा के लिए। प्लस सामाजिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, सामाजिक मतलब कि आप अपने घर में भी, समाज में आपका घर भी आता है, आपका परिवार भी आता है, आपके दोस्त भी आते हैं, आपका ऑफिस स्टाफ भी आता है, आपका सनातन धर्म भी आता है, आपका जो मोहल्ला है वो भी आता है। तो 1 by 1 मुझे लगता है कि आप जितना भी आप समाज को ग्रैब कर पाएं और जितना भी आप उसको पॉजिटिव दे पाएं, वो भी एक क्रांतिकारी विचारधारा। आप जरूरी नहीं है कि आप बंदूक लेके गोली चलाएं तो आप क्रांतिकारी। अगर आप किसी भूखे को 2 रोटी खिला देते हैं तो वो भी क्रांतिकारी है। अगर कोई रिक्शे वाला है वो किसी गरीब बच्चे को स्कूल जाके फ्री में छोड़ देता है कि चलो हुआ, तो वो भी एक क्रांतिकारी है। तो ये विचारधारा है, विचारधारा को लेके चलने की, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं दिया। मैंने कहा विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसमें जो भी बेहतर हो पाता है वो लोग हम लोग समय समय पे करते हैं। हमारा टैगलाइन है आओ कुछ बेहतर करें। इसका मतलब ये है कि कुछ भी कीजिए भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप चिड़ियों को दाने डाल दीजिए, वो भी आपके लिए। भाई आप क्रांतिकारी हो, आपके अंदर फील आना चाहिए कि हम कुछ अच्छा, आप जब रात में सो तो आपको लगे कि हमने हाँ दिन भर में ये अच्छा कुछ किया था। अच्छा मतलब कुछ किया था। आप अगर घर में अपने माँ बाप से की प्यार से बात करते हो तो वो भी एक क्रांतिकारी एक विचारधारा है कि भाई आप अच्छा कुछ करने में लगे, आप अपने माँ बाप को खुश रखे हो। खुश नहीं है मतलब आप खुश तो आप कर ही नहीं सकते। माँ बाप भी उनका इतना बड़ा कर्जा होता है आपके ऊपर कि आप कुछ भी करते हो आप उनको दे नहीं पाते हो। गुरु और माँ बाप के उनको आप उधार ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि आपको सेल्फ में एक क्रांतिकारी शब्द का ये रियलाइज हो शाम को कि हमने कुछ बेहतर किया, कुछ मीनिंगफुल किया, लाइफ में वैल्यू ऐड की, कुछ भी अच्छा किया, कुछ भी आपको जो अच्छा फील करे। अब आपको अच्छा फील करना, अगर आपको पब में जाना अच्छा लगता है डेली, अगर आपको XYZ कुछ भी, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूँ, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, अपना जीवन जीना चाहिए आदमी, अपनी प्रायोरिटी। हाँ प्रायोरिटी है, लेकिन वास्तविकता में आपको दिल को जो सुकून करे, जो आपको बोले, आप दिन भर में सोचो एक बार कि आपने आज दिन में क्या अच्छा किया। अगर आपने एक काम भी कोई ऐसा किया जो आपको लगे हाँ यार मुझे अपने लोगों को बताना चाहिए, और आपको वाकई में लगे कि हमें अपने लोग को बताने पे उनको ये लगेगा चेहरे पे स्माइल आएगी, हाँ तुम अच्छा काम करते हो, इतना आपने एक काम करना चालू कर दिया तो आप देखिए समाज में परिवर्तन कितनी जल्दी आता है। आज आदमी बोलता है कि फलाने ने ये नहीं किया, ढिमकाने ने ये नहीं किया, बताओ समाज बड़ा खराब हो गया, कलयुग आ गया, भौतिक युग आ गया। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन
आपने क्या किया है। तो ये क्रांतिकारी ऐसे मतलब शब्द निकला, और क्रांतिकारी, कानपुर वाले क्रांतिकारी अपने आप में लोग मतलब अच्छी आइडियोलॉजी, और मैं अपने आप को इसका क्रेडिट नहीं देता हूँ, ये बहुत एक लंबी मुहिम है, बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। हम लोग को तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, सोशल मीडिया मिल गया, ये पहले भी होता रहा है, सतयुग में भी अच्छे लोग और बुरे लोग का होता है, और बुरे लोग भी हम ही लोग के बीच से निकले हुए हैं, चाहे वो हम आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छे हैं, ये होता रहेगा। और इसमें जब भी जिसका बहुमत हो जाएगा, जो अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा फैला पाएगा, जो कर पाएगा, वही विजयी होगा। अगर आप बुरे लोग अपनी आइडियोलॉजी को फैला के चिल्ला के बोल सकते हैं कि हाँ भाई जिसके हाथ में बंदूक है वही जीतेगा, अच्छे लोग भी जाके बोल सकते हैं जो अच्छा सेवा भाव करेगा, लोगों की सेवा करेगा वो जीतेगा। होता क्या है कि अच्छे लोग अपने आप को दबा लेते हैं कि भाई हमने तो 2 रोटी डाल दी, अपना काम हो गया, बताना नहीं किसी। एक है कि हम लोग कहें कि भाई सेवा ऐसा करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ से ना मालूम पड़े, लेकिन आज ये कलयुग है, मेरा ऐसा मानना है, हम लोग को जागृत होना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अच्छे लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, और यही एक क्रांतिकारी विचारधारा के साथ। सर सबसे पहले जितने भी क्रांतिकारी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर वाले क्रांतिकारी की पूरी कम्युनिटी में, सबसे पहले पूरी अनटोल्ड लाइफ स्टोरी की तरफ से उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, अपने लेवल पे जितनी चीज़ें कर पाते हैं उसको करते हैं। तो एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये मेरे मन में क्यूरियोसिटी उठ रही थी जब आपने बताया कि क्या होता है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उनका तो उस क्षण भर का फायदा होता है, लेकिन उसके बाद भगवान आपके लिए कई सारे रास्ते खोल देता है, आपके लिए बहुत कुछ बना ले जाता है। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर भगवान ये देख रहा है कि एक पर्टिकुलर बंदा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो 10 लोगों की मदद कर रहा है, तो भगवान उस एक की मदद हमेशा करते हैं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि उस एक की मदद कर दो वो बाकी 10 की कई सारी जरूरतें संभाल लेगा। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो जिसके बारे में आप बताना चाहें तो प्लीज मैं जानना चाहूँगा उस बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, जो भी अच्छा कार्य करने में लगा हुआ है, और कानपुर से जुड़ा है बेसिकली, तो कानपुर वाला क्रांतिकारी है। थैंक यू सर। और रही आपने जो बात बोली कि भगवान को फील करना और अच्छा करने के बाद ऐसा करना, तो मैं ये मानता हूँ कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं खिलता है। अगर पीछे से बात करें तो एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बातें, मतलब मैं वैसे नहीं बोलता हूँ कहीं मंच पे या प्लेटफॉर्म पे, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने बोला सवाल है तो एक बार आपको बताऊंगा कि क्योंकि जो भी अच्छा काम करते हैं वो उनको मन में एक होती है बात कि भाई हमें क्या, हम तो अच्छा करते हैं जिंदगी भर, हमें क्या मिला। एक ऐसी भावनाएं आती है लोगों में, जो अच्छे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो भगवान से ही बोलते हैं कि भगवान देखो हमने तो वहाँ भला किया तो हमारे साथ ये बुरा हो गया, हम तो लोगों के साथ अच्छा करता है, हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। तो इसका पहला चीज है कि आपको हो सकता है और बुरा होने वाला हो। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, कि हम अच्छा काम करने में लगे हुए हैं, आपने किसी को रसमलाई खिलाई और उसने आपको दाल चावल खिला दिया, तो आपको लगा कि हमें दाल चावल खिलाया, हमने तो इसे रसमलाई खिलाई थी। लेकिन हो सकता है कि वो दाल चावल आपके लिए हेल्दी हो उस दिन के लिए। अगर आप रसमलाई खाते और कहीं से वो खराब रसमलाई आ जाती तो आपका हाजमा खराब हो सकता है। अगर आप इस पॉजिटिव विचारधारा में आएंगे तो हो सकता है कि आप भगवान के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें कि भाई भगवान आपने जो किया अच्छा है। तो पहली फीलिंग तो ये होनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं अपनी बात बताऊँ, हमारा इवेंट का काम है, इवेंट का काम तो आप जानते ही हैं कि भाई इवेंट मैनेजमेंट, जब इवेंट्स ही नहीं होंगे कोविड तो कहाँ से होगा, स्टाफ है, सैलरी है, बहुत चीज़ें पूरे लॉकडाउन में। हाँ, प्रॉब्लम थी, चीज़ें थी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो पॉजिटिव हो पा रहा था वो सामाजिक काम किए जा रहे थे कि इसी उम्मीद में कि ऐसा है वैसा है। हमारे एक बॉस हैं जो मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ, नाम से अगर उन्हें तो शायद नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं नाम ठीक रखना। और मैं ये मानता हूँ कि भगवान का ही रूप, भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी न किसी को भेजते हैं, किसी को अपना दूध भेजते हैं। हाँ, दूध मान लीजिए, किसी को ऐसी सद्बुद्धि दे देते हैं या किसी को ऐसा फील करा देते हैं कि वो दूध बन ही जाता है। क्योंकि तो आपको फील होना चाहिए कि भाई आप भगवान को ढूंढो हर जगह, हो सकता है आपके सामने ही बैठे होंगे। उसके बाद उनका ऐसा मेरे ऊपर मतलब वो हुआ कि उनके माध्यम से हमारे पास बिजनेस भी ठीक आने लगा, चीजें आने लगी। और जब मैं बहुत टाइम बाद अभी थोड़े दिन पहले उनसे मिला तो उन्होंने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मैंने कुछ किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा काम है, तुम मेहनत करते हो, तुम्हारी चीज, मतलब उन्होंने बोला ही नहीं कुछ। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि आदमी कहाँ से कहाँ हमें देख रहा था, ना वो मेरे कहीं सोशल मीडिया में एक्टिव थे, ना कहीं कुछ थे।
और फिर जब मैंने बोला कि जब मैं मिला तो मैंने उनको बहुत मतलब थैंक्स बोला कि भैया आप लोग ने हमको यहाँ पे हम लोग को बर्बाद किए। बोलते हैं भैया तुमने सबके लिए किया, पूरे कोरोना काल में हम देखते रहे तुम्हें, जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइक और कमेंट हम डालें तभी तुम समझो कि तुम्हें वॉच किया जा रहा है, तुम्हें लोग देख रहे तुमने क्यों किया, उसने बहुत कुछ किया है, हम तो कुछ नहीं किए। आप अच्छा करते रहिए, हो सकता है पूर्व जन्म में पिछले जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हो तो उसका फल आपको यहाँ मिल रहा हो, आप और अच्छा करोगे। भाई एक क्रिकेट प्लेयर होता है, अगर वो बैटिंग करता है और एक बार आउट हो जाता है तो क्रिकेट खेलना थोड़ा छोड़ देता है, या वो भगवान को ब्लेम करने लगे कि आपने मुझे आउट कर दिया, वो उस पर जाके इम्प्रूवमेंट करता है, जाके नेट पे जाके बैटिंग करता है, बार बार उस बॉल पे आउट ना हो। और जब जितना अच्छा परफॉर्मर हो जाएगा उतना अच्छा उसका स्किल्स उसके बढ़ेंगे और उतना उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप अच्छे करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरी अपनी बात है, मैं 110% बोलता हूँ कि भगवान आपको अच्छा ही रिटर्न करेगा। आप उसको आपके सूट में लेते हो, आप उसको पॉजिटिव लेते हो, निगेटिव लेते हो, आप बोलते हो हमें तो करोड़पति बनना था, आपने हमें लखपति बनाया, हमें अरबपति बनना था, आपने हमें BMW नहीं दी, आपने हमें होंडा सिटी दी। तो ये आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आप फिर कभी आप सॉरी टू से आप प्रसन्न नहीं रह सकते हो, आपको हमेशा ही आप भगवान से शिकायत ही करते रहोगे जिंदगी भर, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं, हाँ कभी नहीं मिलेगा और आप हैप्पी रह ही नहीं पाओगे, ना आपके सराउंडिंग। और जो एक बात और कि भाई कानपुर वाले क्रांतिकारी में करने से क्या मतलब, कुछ भी बेहतर करने से आप कभी भी कुछ अच्छा करते हो, खाना खाना, डेली जगना, अपनी स्टडी करना, अपने लिए बिजनेस सर्च करना, अपने लिए जॉब सर्च करना, अपने लिए आपको आउटिंग पे जाना, अपने लिए फूड खाना, ये सब करते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी अच्छा करोगे कभी भी, आप देखना आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। रात में जब आप सोने जाओगे तो आपको लगेगा, आपके दिमाग में आएगा हाँ, और आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी कि हाँ भाई हमने कुछ ऐसा किया कि हमें अंदर से अच्छा फील हो रहा है। आप बताओगे 4 लोगों को, और यही टीम है कि जो एक बात अभी आपने बोली कि कैसा सराउंडिंग कैसा हुआ, मैंने अकेले नहीं चालू की, मैंने बोला ना हमारे ऑफिस के लोग भी ऐसे हो गए, जबकि मैं 100% कॉर्पोरेट हूँ, लेकिन हमारे सराउंडिंग में ऐसे ही है, वो भी आएंगे, मैं नहीं भी होऊंगा तो जाके अपने पैसे से चिड़िया के लिए भुजिया ला के डाल देंगे, बाहर नाद लगी नाद, मैं तो ना पानी भरता हूँ, एक अच्छे कंपनी कल्चर था। हाँ, तो मैं एक वो सर्किल बना, मेरे फ्रेंड सर्किल में भी सब ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने हमें समझाया, रोटी में चीनी लगा के या नमक लगा के खाते थे, सुबह चाय के साथ, यही मतलब हमारे लोग खाते थे। आज हम लोगों ने बना लिया वही बासी रोटी, वो पिज्जा बना के 400 रुपये में खाते हैं, बासी रोटी, वो कल्चर हमने डेवलप कर लिया। बहुमत में आ गया पिज्जा खाना है, रोटी नहीं खानी है, ताजी रोटी नहीं खानी है, बासी पिज्जा खाना है ना, वो आलू उबले हम लोग को नहीं खाने हैं, हम लोग को फ्रेंच फ्राइज खाना है ना, हम लोग को दूध नहीं पीना अच्छी आती है, मट्ठा नहीं पीना, हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो जो हम लोगों ने बना दिया अपने आप को, वो हम लोग बन गए। आपको अच्छा करते रहना है, आपको रुकना नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या नहीं मिल रहा है, आप करते रहिए, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, जब भगवान ने आपको रास्ता दिखाया तो भगवान हल भी निकालेंगे। अब आप सोचो यार सामने में रास्ता नहीं दिख रहा, हम कहाँ से जाओ, तो वहां तक गाँव कोई सुरंग वहां पे रहूं, गाँव एकदम से बिजली करके वहां पे पहाड़ 2 हिस्से में हो जाए, आपको बिलीव करना पड़ेगा। जैसे आप अपने बॉस पे बिलीव करते हो ना कि उसने बोला इंक्रीमेंट होगा तुम्हारा अगले साल, होगा काम करो, वो थोड़ा आपको अभी दिया जा रहा है इंक्रीमेंट, अगले साल कंपनियां नहीं होती है, बड़ी कंपनियां अपने आप में चली जाती है। तो भगवान सुपर बॉस है, आपको उन पे भरोसा करना पड़ेगा, और आप जब जाओगे तो वो आपका काम आसान करेगा। हाँ, बाद में उसका क्रेडिट आप ले लो अपने आप, तो वही आप कर सकते हो कि आपने ले लिया, हाँ भाई हमने ये तीर मार दिया, इतना बड़ा हमने कर लिया। कानपुर वाले क्रांतिकारी और क्रांतिकारी अड्डा, ये दो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज और फेसबुक पेज हैं जो कि इस समय डिजिटल स्पेस पे चल रहा है। आज के टाइम पे मैं सच बता रहा हूँ कि आपका एक अलग ऑरा है, एंड मैं आपका रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा उसके लिए कि एक बहुत ही अच्छे ऑरे के साथ ये पूरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहूँगा आशीष जी कि आपको बहुत प्यार मिला है कानपुर की जनता से और देश भर की जनता से, साथ ही साथ कानपुर की क्रांतिकारी जो आपकी कम्युनिटी है उसमें कई सारे लोग जुड़े हैं और अपना सहयोग आपको प्रदान किए हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप लोग अपना कार्य प्रणाली निर्धारित करते हैं, कैसे अपना वर्किंग आइडियोलॉजी डिसाइड करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि मैं आपके परमिशन से ये बात दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने गरीब लोगों को खाना पहुँचाया, खाना प्रोवाइड किया, ये सारे काम आप लोग कैसे करते हैं, कैसे ये आइडियोलॉजी चलती है इस बात में? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संगठन
कुछ भी ऐसा कार्य करने में कभी भी झेप या वो जी। अनकंफर्ट फील नहीं करता जिससे समाज का भला हो। केवल एक हम लोग की आइडियोलॉजी है कि कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक भला होना है। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग की कोर कमेटी है, हम लोग उस पर कुछ प्लान करते हैं, वहाँ पे ग्रुप में डाल देते हैं, जहाँ पे देखता है कि हाँ लोग पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब वो सही चीज़ है, वेलफेयर में कर सकते हैं। अगर बात करी जाए अभी तक हम लोग ने जो कार्य किए हैं, हम लोग क्रांतिकारियों के लिए उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं, केवल एक सम्मान देने के उद्देश्य। बाकी छोटे मोटे बहुत से ऐसे कार्य जो टाइम टू टाइम हमें लगता है यहाँ जरूरत है, यहाँ करना चाहिए, बहुत सर्दी है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंबल ना बांट पाएँ क्योंकि इतना हम लोग के पास फाइनेंशियल वो नहीं है, तो हम लोग रात में कार में लाद लेते हैं। हम हमारे साथी जहाँ लगता है कोई आदमी सर्दी में सो नहीं पा रहा है उसको उड़ा दिया, तो जो भी एक हो पाता है बेनिफिशियली, कहीं लगता है कोई, मतलब कंसर्न हमारा ये होता है कि कुछ भी बेहतर करते रहिए, आप अपने आसपास ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि हमारे संगठन में आके आप करिए, आप कानपुर वाले क्रांतिकारी हैं और आपको कुछ बेहतर करना है, अगर आप बेहतर करते हैं। अगर कोविड की बात करी जाए और क्रांतिकारी अड्डे की बात करी जाए, बताने को तो बहुत कुछ है। कोविड में फर्स्ट वेव में हम लोगों ने किया, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, हमारे साथ के संगठन के लोगों ने सबने बहुत अपनी जान जोखिम में डाल के, वो बोलना आसान है क्योंकि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई, भगवान न करे कुछ अगर ऐसी बात होती तो मुझे जवाब दे होना ऑब्वियसली मैं कर रहा था, लेकिन भगवान ने सब कुछ सही रखा। सेकंड फेज में शायद हम नहीं कर पाते क्योंकि घर में माता जी बुजुर्ग के लोगों ने कहा, पहले ही मालूम पड़ने लगा भाई बहुत खतरनाक फेज है, हमें भी लगा कि यार माता जी बुजुर्ग हैं, आप मतलब वो कभी मना नहीं करती हैं, वो तो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी था कि भाई इवेंट का काम है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हम लोग के अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मेरे एक मित्र ने जो संगठन के साथी हैं उन्होंने कहा भाई इस बार नहीं बांटोगे, हमने कहा उसको रीजन बताया तो उसने कहा नहीं यार भाभी ने बोला है, तो मतलब वही एक सोशल मीडिया की ताकत, उन्होंने भाभी हमारे संगठन में नहीं जुड़ी लेकिन वो जानती थी कि इन्होंने लास्ट टाइम बांटा और अच्छा काम है, उन्होंने अपने घर से बहुत गर्म तहरी थी जो पॉलीथिन में उन्होंने 50-60 पैकेट बना के दिए, हम लोग उसके घर आए, खलासी लाइन आपका सिविल लाइन्स के पास, वहाँ पे वो लेके आया, तो मैंने कहा बहुत गर्म, बोलता हाँ बहुत गर्म गर्म बनी है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग गए वहाँ, जब मैंने उनको वो पैकेट्स दिए, इतने गर्म पैकेट्स थे कि हम लोग को देने में लगा था गर्म है कहीं कुछ, क्योंकि हम लोग का कुछ ऐसा संसाधन नहीं था कि हम लोग प्लेट्स दे पाएँ या स्पून दे पाएँ, लेकिन जो देखा कि लोगों ने तुरंत गरम गरम उसमें हाथ डाल के ही गरम से और खाना चालू कर दिया, तो वो देख के मुझे लगा कि भाई जरूरत तो अब भी है, अब ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस दिन हमने डिसाइड करके हम लोगों ने कहा कि ठीक है, ऑफिस में कोई रसोई नहीं थी, ऑफिस में किचन में सब एम्प्लॉय आते थे दिन भर, वो और उनका बहुत सपोर्ट है, मतलब जो बैक हैंड पे है वो बहुत सपोर्ट है। मुझे तो प्याज काटनी भी नहीं आती, मुझे तो आलू छीलना भी नहीं आता, मैं तो एक मुखौटा हूँ कि हाँ मैं उसको लेके चल रहा था, लेकिन तो उन्होंने काम किया, बेसिकली उन्होंने किया, हम लोगों ने बांटा, 15-20 दिन बांटा, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी पूरी नहीं दे पा रहा था, तो ये भी लगता था कि यार ये ना हो कि उन्हें लगे कि ये तो बांटने में लगे, बहुत है इनके पास, हमारी सैलरी उन्होंने कम कर दी है, तो ये भी एक मेंटली प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कहा ठीक है करो। लेकिन उसमें जो मेरे दोस्त आए, जब मुझे लगा कि ये अच्छा काम था, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, तो मगर सेकंड फेज में बहुतों ने बहुत मदद करी, किसी ने बोल दिया कि मेरी तरफ से आज के लिए 500 समोसे हम बनवा के दे देंगे और आज हम 2 दिन की पूरी सब्जी दे देंगे, फिर एक उनमें आपस में वो लग गई दोस्तों में कि भाई उसने दिया है तो हम भी देंगे, और इसने दिया है तो हम भी देंगे, आज हम भी चलेंगे, आज हम भी चलेंगे। तो भगवान के आशीर्वाद से, सबके सपोर्ट से कोविड में मैं ये कर पाया। एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मुझे हमारे फॉलोअर्स 1,30,000 लगभग फॉलोअर्स हैं हमारे पेज के, तो हमने कहा और क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, तो लगा कि भाई जो लोग कोविड टाइम में या होल लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने में लगे, उनके एक छोटे से इंटरव्यू हम लोग करते हैं जिससे कि माहौल में पॉजिटिवनेस जाएगी। वो हमने स्टार्ट किया, इंटरव्यूज हुए, लोगों ने पसंद किए, देश विदेश से हर जगह से मैसेजेस, फॉलोअर्स का प्यार मिला, वो अभी भी चालू है, वो चल रहा है। तो यहाँ मेरा बताने का पर्पस केवल ये है कि भाई अगर आप कोई चीज़ लेके निकलते हैं तो आपको वो सफलता मिलती है, आपको रुकना नहीं है, अच्छे काम करते जाना है, और अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसी कड़ी में हमारा संगठन भी इसी तरह निर्धारित करता है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है। जैसे बरसात चल रही है तो हम लोग अभी 3-4 दिन तक पौधे लगाएंगे, और पौधे लगाएंगे ही नहीं, उनकी 2-3 साल तक सेवा करने की कोशिश भी करेंगे कि वो चलें। तो ऐसे ही हम लोग कार्य करते हैं, और हमारा संगठन विदाउट एनी प्लानिंग जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर हम लोग काम करते हैं।
तो एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी है। जैसे आपने कहा कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हम लोगों को आज़ादी दिलवाई है, उन्होंने अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल प्ले किया। तो जब भी मेरे मन में आज़ादी की बात आती है तो आज़ादी से पहले गुलामी आती है, और गुलामी मेरे हिसाब से तो दो तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी। अंग्रेज़ों ने भारत के सभी लोगों को शारीरिक गुलाम बना के रखा, पर आज के टाइम पे हम लोगों को मानसिक गुलाम छोड़ के चले गए वो 1947 के बाद। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अभी भी मैक्सिमम मेजॉरिटी इंडिया की मानसिक गुलाम है किसी न किसी वे में, किसी न किसी की। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं कि मानसिक गुलामी से बाहर कैसे निकलते हैं या कैसे निकलना चाहिए? देखिए, थोड़ा इसको मैं और ब्रॉड लेके जाऊंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। हमने केवल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर मतलब शासन नहीं किया, उससे पहले भी हमारे ऊपर शासन है, लेकिन मुगलों ने भी किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतने साल शासन करने के बाद भी वो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को हिला नहीं पाए। तो हम ये बात तो नहीं बोल सकते 100% कि हम लोग उनके मानसिक गुलाम हुए। हाँ, वो हम लोग को बायज कर देते हैं। वो लोग हम लोग को कुछ ऐसा दिखाते हैं लोक लुभावन कि हम लोग उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम लोग भटक जाते हैं। ये भटकाव बहुत बड़ा है। रही बात क्रांतिकारियों की, तो अंग्रेजों के समय तक क्रांतिकारी की जरूरत पड़ी। क्रांतिकारियों की हम लोग को मतलब जन बल और गन बल सबका उपयोग करना पड़ा, क्रांति लानी पड़ी और आज़ादी मिली। और हमारे जो आज़ादी के नायक हैं उनको इसीलिए हम लोग श्रेय देते हैं पूरा। इस समय के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भौतिकवाद है। कलयुग को ही भौतिकवाद कहा गया है। हर चीज कहीं ना कहीं पैसे से तौली जा रही है और पैसे को ही मूल्यांकन का एक बना दिया गया है कि कौन कितना कमाता है, कौन कितना है। अगर कोई गलती चाइना करता है तो उसको इग्नोर कर देता है पूरा वर्ल्ड, और वही गलती अगर कोई भूटान जैसा छोटा देश कर दे या कोई अलग कर दे तो उसको सब आके दिखाने लगता है। तो भौतिकवाद का ये कोई इतना पावर, आइडियोलॉजी का पावरफुल कोई नहीं है। वो केवल भौतिक में अर्थव्यवस्था में कब्जे की लड़ाई है। अब ऐसा कोई युद्ध नहीं होना है मेरी समझ में कि आदमी कब्जा करेगा। आदमी अंग्रेज लूट के लेके चले गया, मुगल लूट के लेके चले गए जो ले जाना था। अब उनको केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था पे कब्जा करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यूनिलीवर को सपोर्ट करना है, मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड है उनको देना है, या फिर नेशनल ब्रांड आपको अंबानी अडानी को सपोर्ट करना है। टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि अब यही फाइट है। इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट करते हैं या इंटरनेशनल ब्रांड को पैसा देते हैं या इंटरनेशनल किसी भी चीज में आप खर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ 1% भी आपकी जमीन से उसका लगाव नहीं है जो उसका मालिक है। आपको नहीं मालूम है यूनिलीवर का मालिक कौन है, लेकिन आपको ये मालूम है कि भाई अंबानी ग्रुप कौन चलाता है, अडानी ग्रुप कौन चलाता है। अब आप बोलोगे भाई वो भी हमें कुछ नहीं देते, वो भी नहीं देते। हो सकता है 1% कभी अंबानी या अडानी जी को लग जाए कि हाँ इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इस देश के लिए लगना है। वो भावना कभी भी जाकर हो सकती है और होती रहती है। आप रतन टाटा जी को आप देख सकते हैं कितना देश के लिए करते हैं। मुझे उनके जैसा कोई कॉर्पोरेट का बंदा नहीं मिला, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगा, उनको कभी उनके जमीन से मतलब ही नहीं है। उनके लिए तो ये पैसा कमाने की खदान है, वो लेके निकल जाएंगे। उनको अपने देश के, उनका रीजन भी नहीं है, उनकी जवाबदेही भी नहीं है। तो अब यही एक मतलब अगर बड़े परिपेक्ष में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की लड़ाई है। वो कब्जा करेंगे आपकी अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने के लिए, और आपको उससे बचना है। अब कैसे बचना है ये आपको डिसाइड करना है और आपको सोचना है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोगों को मेड इन इंडिया फेवर्ड ब्रांड या फिर इंडिया में बने हुए बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारा ही इनर जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, इंडियंस ही इससे स्ट्रांग हो गया एट द लास्ट जाके। तो आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, जो आपने बताया। हम पहले भी जब बात कर रहे थे तो हमको पता चला था। तो मैं अपना पर्सनल बात करूँ, आई एम अ बिग फुटबॉल फैन एंड आई एम ऑल्सो अ बिग स्विमिंग एंथुसियास्ट। और मैं उन दोनों चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। स्विमिंग मुझे पेशेंस सिखाती है, साथ रोक के स्विमिंग करना, और फुटबॉल से मैं टीम मैनेजमेंट और एक फाइटिंग स्पिरिट सीख पाता हूँ। तो सर क्रिकेट से भी कुछ ऐसा है जो आपने आज तक जो आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके क्रिकेट से भी कुछ सीख पाते हैं? हाँ, बहुत एनर्जेटिक है क्रिकेट। और क्रिकेट एक ऐसा है, अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए तो हर घर में आपको कनेक्ट करता है। सबसे पहले तो हर घर में कोई ना कोई क्रिकेट प्लेयर आपको मिल जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरा ये, क्रिकेट में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपने फुटबॉल का नाम लिया, आपने हॉकी भी बहुत अच्छा गेम है, और सभी गेम बहुत अच्छे होते हैं। गेम सबको कोई भी खेले, गेम में कोई वो नहीं, लेकिन क्रिकेट से मैं सीख पाया कि लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि अगर बॉलर बहुत अच्छा है, हो सकता है वो 10 में 10 विकेट ले सकता हो, लेकिन अगर फील्डर अच्छा नहीं है, उसने कैच ड्रॉप कर दिया तो वो
मैच नहीं बन पाएगा। अगर बैट्समैन बहुत अच्छा है, वो 200 रन अकेले चेस कर सकता है, लेकिन अगर उसे सामने वाले ने रन आउट करा दिया तो वो नहीं। तो टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी यहाँ बहुत है। मैं जिस जगह खेला हूँ, जिनके साथ खेला हूँ, सचमुच मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, हेल्पिंग हैंड्स मिले वहाँ पे। अगर आपका जूता फटा हुआ है तो वो देख के आपको जूता वो अपना दे देते थे कि भाई ये सब चीजें, मतलब मैंने जहाँ पे खेला, मैं नहीं जानता बाकी जगह कहाँ पे है, तो बहुत अच्छी चीजें क्रिकेट से खेलने को मिली। और मेन तो लीडरशिप है। मेरे जैसा आदमी अगर एक बॉल में 7 रन चाहिए होते थे तब भी मेरे को ये लगता था कि भाई वो नो बॉल फेंक देगा, मैं छक्का मार दूंगा। एक बॉल में 6 रन तो बन ही जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल, हम लोग आखिरी तक हार नहीं मानते थे। अगर 5 विकेट भी लेने हैं, उनको 7 रन बनाने हैं तो हाँ निकाल लेंगे। अगर 1 रन चाहिए 5 विकेट, तब भी ये जो लास्ट मिनट तक की होप होती है, ये क्रिकेट ने ही दी है कि हमें हिम्मत नहीं हारना सिखाया है क्रिकेट ने। और आज भी उसको हम क्रिकेट फिर से मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। बता दूं, मैं 30+ लोगों की टीम बना रहा हूँ, ये आपके माध्यम से बता दूं। और अगर आप लोग भी खेलना चाहें जो 30+ हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं विंड बॉल से। काफी इंजॉय होगा और हेल्दी भी रहेंगे। और कम से कम लीडरशिप क्वालिटी और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मस्त है। फुटबॉल में आप थक भी सकते हो, मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन। आपने बोला कि फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलना, इतनी कच्ची टीम मिल गई कि बहुत पीछे आनी नहीं है, डिफेंडर है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ लीडरशिप चाहिए हर हालत में, और आपकी बहुत इम्प्रूव करती है जी। तो इसी के साथ जो एक और फेज आपने बताया था कि आपको केदारनाथ जाने की बहुत इच्छा थी, तो मैं आपकी वाइफ से जितना अभी कनेक्ट कर पाया हूँ, मुझे एक चीज समझ में आई है कि आप वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो परमेश्वर है, उसको उनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप बहुत उनको मानते भी हैं। तो उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, आपके जो थॉट्स हैं उस बारे में। देखिए, भगवान को तो कौन नहीं मानता, जो नहीं मानेगा वो झेलेगा। तो भगवान के आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन हाँ, केदारनाथ बाबा जाने की इच्छा होती है। जब होती है तो रील्स आजकल बहुत लोग वहाँ जाके बनाते हैं, हम देख लेते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, भगवान का देखिए ये तो एक मतलब ऐसी बात है, इच्छा तो मतलब पूरे ज्योतिर्लिंग जाने की है, इच्छा तो आपका मथुरा वृंदावन जाने की भी है, इच्छा तो जहाँ जा पाते हैं वैष्णो माता के यहाँ जाने की भी है। बहुत जगह ऐसे जगह है जहाँ पे जाने की इच्छा होती है, लेकिन परमात्मा हर जगह है। और मैं आपको अपना एक व्यू बता रहा हूँ कि जब मैंने हैप्पीनेस में तो आदमी भगवान को याद ही नहीं करता। मैं मतलब आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, भगवान को किसी को नहीं। आप हैप्पी होंगे, आप खुद से सोचिए, आप खुश हो रहे हैं तो आप अपने दोस्त यार के साथ पार्टी करें, घूमें, मौज गाट। लेकिन जब आप दुख होता है तो आप भगवान को याद करते हैं कि भगवान जी क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया। आप भूल जाते हो आपने क्या किया। लेकिन मेरे साथ सचमुच ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मतलब मैंने जब भगवान को याद किया तो भगवान किसी ना किसी रूप में, मुझे ऐसा लगा, अब ये हो सकता है सबकी अपने अपने मन की बातें, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैंने उस चीज़ को फील किया और मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, मुझे पॉजिटिव सपोर्ट मिला। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप अच्छा करेंगे तो घूम फिर के आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपको बुरा मिल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपने पूर्व में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, सॉरी टू से, जो आपको नहीं करने चाहिए, उसका आपको प्रतिफल है। आपको केवल इसके लिए भगवान का तब भी धन्यवाद देना चाहिए कि आप मनुष्य योनि में हैं और आप यहाँ पे जीवित अवस्था में घूम रहे हैं। इसके लिए कभी भगवान को कभी ब्लेम मत करिए कि भगवान आपने ये नहीं किया। जिसमें है उसमें आप हैप्पी रहिए। आप देखिए भगवान आपको कहीं ना ले कहीं, मतलब भगवान आप एक बार फील करोगे तो आपको, ये कोई अध्यात्म की बात नहीं, मैं भी मतलब कॉर्पोरेट का काम करता हूँ, मैं इसलिए बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई साधु महात्मा या बाबा वाली बात ना बोलूँ। मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं घूमने भी जाता हूँ, आउटिंग भी करता हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ, फेसबुक भी चलाता हूँ, इंस्टा भी चलाता हूँ। लेकिन भगवान को मानना जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप भगवान को मानोगे तो आप कहीं पे भी निगेटिव नहीं होगा। सर सेम ये मेरा भी मानना है, बिल्कुल सेम यही मेंटेलिटी, जो पॉजिटिव एनर्जी हैं, जो परमेश्वर हैं, जो गॉड हैं, उनको लेके सेम मेंटेलिटी मेरी भी है। तो इसी के साथ आशीष जी, इस पॉडकास्ट को अब रैप अप करने का टाइम आ गया है। और इस पॉडकास्ट को रैप अप करते समय मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ इतनी सारी बातें की, इतनी सारी चीज़ें शेयर की, इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, मज़ा आ गया सर। एंड आई वांट टू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू, हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर? बहुत अच्छा रहा। मैं आपको, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ जो भी आपकी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत समय दिया। इतना समय देना और इतनी चीज़ें को जानने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, और आपने मेरे बैकग्राउंड में भी जाके बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने में आपको बहुत मेहनत लगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते हैं जितना आप वर्कआउट करके आए थे। तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपको हमारे क्रांतिकारी अड्डे में मिलूंगा। अभी यहीं से आपको मैं से इन्वाइट करे जा रहा हूँ, और आप जैसे पॉजिटिव लोग से ये उम्मीद है कि आप ऐसे ही इंटरव्यूज़ लेते रहें, और जो भी समाज में कुछ बेहतर करने में लगे उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे कि उनके जो द्वारा बताई जा रही बातें समाज में पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जा रही हैं। इसके लिए सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर की एनर्जी, सर की वाइब बहुत अच्छी है, और डेफिनेटली सर का जो सारे हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जाओ, चेकआउट जरूर करो। यू विल गेट अ रियली अमेजिंग कंटेंट देयर। और इसी के साथ सर से हम विदा लेते हैं। सर से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर आशीष मिश्रा। आशीष सर ने हम लोगों को आज जो बातें बताई रिगार्डिंग कि कैसे वो एक कानपुर के क्रांतिकारी व्यक्तियों से जुड़े हैं, वो जिन लोगों को क्रांतिकारी मानते हैं, जैसा मैंने आपको अभी पॉडकास्ट में बताया, जैसे उनसे बातचीत हुई, आशीष जी से मिलकर मुझे एक भावना अंदर से जागी कि ठीक है यार, मैं बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ पर्टिकुलर हिस्सा अपने लाइफ का, अपने टाइम का मैं ज़रूर दे सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देख के आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आई होगी। इस पॉडकास्ट के थ्रू आशीष जी ने अपने लाइफ के कई सारे सिनेरियोज, कई सारी अपनी इच्छाएं हमसे बताई, कई सारी हमसे बातें शेयर की जो कि बहुत ज़्यादा सीखने लायक थी, जिसको आप लोग जब सुने होंगे तो आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ होगा। ये पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट था, एंड आई वुड लाइक everyone to please share this podcast, ताकि लोगों के अंदर ये मेंटालिटी जगे। मेंटालिटी, जैसे हमने पॉडकास्ट में बात की कि मेंटालिटी जगे एक मानसिक गुलामी से बाहर निकलने की। मेंटालिटी जगे कि हम मेड इन इंडिया जैसी चीज़ों को फोकस करें। मेंटालिटी जगे इस किसी स्पोर्ट्स को हम लोग टारगेट करें अपने लाइफ में। जैसे कि आशीष जी क्रिकेट खेला करते थे, मैंने अपनी बात की थी कि मैं फुटबॉल खेला करता था। ऐसे कोई भी एक स्पोर्ट्स टारगेट करें, वो एक मेंटल बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है जब हम लोग किसी और के काम आते हैं। इसी मैसेज के साथ हम इस पॉडकास्ट को अब रैप अप कर रहे हैं। आई होप यू हैड एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। ऐसे नए पॉडकास्ट को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।